हे गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे अभी तक हम लोग कुछ भी इनिशियलाइज कर रहे थे या फिर डिक्लेयर कर रहे थे। जैसे यहाँ पर मैंने इस स्टेटमेंट में सी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो ये जो सी लिखा है ना मैंने, दैट इज़ अ वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पर इंट a इज इक्वल्स टू 9 लिखती हूँ तो a विल बी अ वेरिएबल। मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसकी, तो डेटा टाइप लिखने के बाद हम जो भी आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक वेरिएबल। इसका नेम कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसको हम वेरिएबल कहते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर इस वेरिएबल का नेम लिया है ABC। मे बी आप जब इस प्रोग्राम को लिखें तो आप इस वेरिएबल का नाम लें C या फिर D या फिर E, एनीथिंग। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इस आइडेंटिफायर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ये यूज़र डिफाइंड होता है, ये कोई भी फिक्स नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर, अगर मान लीजिए आप एज कैलकुलेशन का एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको एज के नाम से ही वेरिएबल लेना है, ऐसा नहीं है। जो आप चाहें वैसे आप इन वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं। बस क्या होता है, इन वेरिएबल्स का नाम अगर आप थोड़ा सा रेलेवेंट यूज़ करेंगे तो हमें समझने में आसानी हो जाती है कि अच्छा, दिस पर्टिकुलर वेरिएबल इज़ गोइंग टू कैलकुलेट द age of the person, this particular variable is going to contain the number, the natural numbers। ठीक है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा रेलेवेंट नेम रखने की कोशिश करते हैं, बट अगर आप नहीं भी रखते हो दैट इज़ ऑल्सो ओके। ठीक है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कि वैल्यू, इट्स वैल्यू कैन बी चेंज एंड अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड टू राइट अ वेरिएबल। तो जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया, आपने एक वेरिएबल लिया है इंट a इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक दैट 9। ठीक, तो अब इन वेरिएबल्स के नेम रखने के क्या कोई रूल्स हैं? यस, रूल्स हैं। इन वेरिएबल्स के नेम में आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो, आप अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हो और आप नंबर्स का भी यूज़ कर सकते हो। बट कैसे? आप जब भी वेरिएबल का नाम रखेंगे तो उसका नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। मीन्स अगर आप 9a एक वेरिएबल ऐसे ले रहे हो तो दैट्स नॉट अलाउड। हमेशा जो वेरिएबल का नाम स्टार्ट होगा वो या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। दैट इज़ करेक्ट। आप अगर A9 मीन्स मल्टीपल आप लेटर्स यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको या तो लेटर रखना है या फिर अंडरस्कोर रखना है। तो आपने अगर लिखा A9 तो दैट इज़ फाइन, अंडरस्कोर A लिखा आपने, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। तो ये कुछ रूल्स आपको ध्यान रखने। इसके अलावा एक रूल और होता है कि कभी भी वेरिएबल्स के नेम के बीच में स्पेस नहीं होगा। आप मान लीजिए एज कैलकुलेटर बना रहे हैं तो आपने लिखा एज स्पेस कैलकुलेटर, दैट इज़ नॉट अलाउड। आप इसको या तो अंडरस्कोर की हेल्प से इसे बांध दीजिए या फिर आप इसको विदाउट गैप इसको आप लिखिए, तो ये आपका सही रहेगा और ये भी सही रहेगा। ठीक है, तो दो रूल याद रखने हैं। एक तो आप कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे किसी भी वेरिएबल का नेम, और दूसरा कभी भी वेरिएबल्स के नेम के बीच में जो है स्पेस नहीं होगा। एक स्टेटमेंट और लिखा है मैंने यहाँ पर, यूज टू स्टोर दी डेटा। ऐसा क्यों लिखा है? ऑल्दो मैं ये आपको बता चुकी हूँ जब हमने इनिशियलाइजेशन ऑफ डेटा पढ़ा था, डिक्लेरेशन ऑफ डेटा पढ़ा था। तो मान लीजिए आपने लिखा है इंट a, एक आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो जस्ट कंपाइलर को एक यहाँ पर हिंट मिलता है कि ओके वी आर गोइंग टू यूज़ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल इन आवर प्रोग्राम। बट अगर आप इसको इनिशियलाइज कर देते हो, मीन्स इसमें कुछ वैल्यू रख देते हो, तो मेमोरी में a के लिए इंट जो है कितना बाइट्स लेता है, हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, ये लेता है हमारे पास 4 बाइट्स। तो 4 बाइट्स जो है एलोकेट कर दी जाएंगी टू द वेरिएबल a और उसमें वैल्यू को स्टोर कर दिया जाएगा। अब 9 यहाँ पर स्टोर नहीं होता है क्योंकि मेमोरी क्या समझता है, 0 एंड 1। तो पहले 9 को कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी में एंड देन जाके यहाँ पर बाइनरी फॉर्म ऑफ 9 सेव होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं। अब कुछ इसमें हमारे पास टाइप्स होते हैं वेरिएबल्स के। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक एंड एक्सटर्नल वेरिएबल्स। तो हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया है इंट a इज इक्वल्स टू 9 और इस पर मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाती हूँ, a इक्वल्स टू a+1 एंड इसकी वैल्यू को मैं जस्ट प्रिंट करवाती हूँ। और ये चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन में नहीं कर रहे हैं, हम एक यहाँ पर और कोई फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड लेट सपोज शो फंक्शन, एंड उसमें हम लोग ये कोड लिख रहे हैं। अभी पूरा का पूरा कोड हम लोग वॉइड शो फंक्शन में लिख रहे हैं। और एक और मैं यहाँ पर फंक्शन बना रही हूँ शो 1 के नेम से,
सो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक फंक्शन लिया है वॉइड शो के नेम से और एक लिया है वॉइड शो 1 के नेम से। ये बेसिकली इनकी डेफिनेशन है और फंक्शंस को आप कॉल कहाँ पर करते हैं, मेन फंक्शन में। तो हमने लिखा यहाँ पे सबसे पहले शो फंक्शन को कॉल किया है एंड देन हमने शो 1 फंक्शन को कॉल किया है। तो देखिए क्या होगा, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो कंपाइलर सबसे पहले क्या ढूंढेगा, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में उसको मिला है शो फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया गया है, तो वो शो फंक्शन की डेफिनेशन पर जाएगा, मीन्स इस पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए हम लोग साथ में लेकर चलते हैं इन दोनों विंडोज़ को। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे ही वॉइड शो फंक्शन पर पहुँचेगा तो मेमोरी में a की वैल्यू क्या असाइंड है, 9 असाइंड है, ठीक है। उसके बाद a की वैल्यू को +1 इंक्रीज़ किया गया है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और उसके बाद इसको प्रिंट a, यानी कि 10 को हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से मेन फंक्शन पे जाएगा, वॉइड शो। अब किस फंक्शन को कॉल किया गया है, शो 1 फंक्शन को कॉल किया गया है, तो शो 1 फंक्शन पर जाएगा। मेमोरी में b के लिए असाइन हो जाएगी, एक मेमोरी असाइन हो जाएगी यहाँ पर जिसकी वैल्यू 10 है। b की वैल्यू को भी इंक्रीज़ किया गया है, 11 हो गई है, और b की वैल्यू को प्रिंट किया गया है, 11 हो गई। तो हमारे पास 10 एंड 11 प्रिंट हो जाना चाहिए। लेट्स चेक द आउटपुट, कंट्रोल S। इसमें हम लोग /n का यूज़ कर लेते हैं। /n क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि जो भी नेक्स्ट आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। 10 और 11 हमारे पास आउटपुट में यहाँ पर आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमने वेरिएबल a का यूज़ किया है फॉर फंक्शन शो, ये इस फंक्शन के लिए क्या कहलाएगा, एक लोकल वेरिएबल कहलाएगा, लोकल वेरिएबल, ठीक है। ऐसे ही शो 1 फंक्शन में एक वेरिएबल का मैंने यूज़ किया है b का, तो b भी एक क्या है, लोकल वेरिएबल है। तो a एंड b अपने अपने फंक्शंस के लिए क्या है, लोकल वेरिएबल्स हैं। तो जब भी आप कभी किसी फंक्शन में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो या फिर इनिशियलाइज करते हो, तो वो वेरिएबल क्या बन जाता है, एक लोकल वेरिएबल बन जाता है। जैसे कि a जो है वॉइड शो फंक्शन के लिए एक लोकल वेरिएबल है एंड b शो 1 फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल है। अब अगर मान लीजिए आप इस a को इस शो 1 फंक्शन में एक्सेस करना चाहते हो, तो क्या पॉसिबल हो पाएगा, देखते हैं हम लोग कि क्या इसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो पाएगी। कंट्रोल C करके मैंने यहाँ पर कंट्रोल V किया, कंट्रोल S किया, तो देखिए ये एरर शो कर रहा है, क्या, आइडेंटिफायर a इज़ अनडिफाइंड, क्योंकि a का जो स्कोप है, यानी कि a जो है वो केवल कहाँ पर एक्सेसिबल है, इस शो फंक्शन में एक्सेसिबल है, क्योंकि इट्स अ लोकल वेरिएबल। आप इसको ये नहीं कर सकते हो कि शो 1 फंक्शन में आप इसको एक्सेस कर लो, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप करना चाहते हो तो यू विल हैव टू डिक्लेयर दैट वेरिएबल, तब आप उसको एक्सेस कर पाओगे। बट अगर आपने a को यहाँ पर शो 1 फंक्शन में डिक्लेयर नहीं किया है, तो आप वेरिएबल a को शो 1 फंक्शन में यूज़ नहीं कर सकते हो। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल्स, क्योंकि इनका स्कोप जो है, क्योंकि इनका यूज़ जो है आप पर्टिकुलर उसी फंक्शन में कर सकते हो जिसमें आपने इनको डिक्लेयर या इनिशियलाइज किया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो जब भी आपको लगता है कि कोई वेरिएबल कोई दूसरा फंक्शन यूज़ नहीं कर पाए, एक्सेस नहीं कर पाए, तो उन वेरिएबल्स को हम लोग लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको पूरे प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया एक इंट c इज इक्वल्स टू लेट सपोज 80, ठीक है। इसको मैंने देखिए कहाँ पर इनिशियलाइज़ किया है, फंक्शंस के बाहर इनिशियलाइज़ किया है, सबसे ऊपर। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ कहीं पर भी किसी भी फंक्शन में, तो आई कैन डू दैट। देखिए यहाँ पर मैंने अगर इसको c को यहाँ पर प्रिंट करवाती हूँ, या फिर मैं इसको यहाँ पर भी प्रिंट करवाती हूँ अगर यहाँ पर, तो मेरे पास देखिए आउटपुट आ जाएगा। कंट्रोल S किया मैंने, रन कोड किया, तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट आ गया है। मैंने c की वैल्यू दी थी 8, तो इसके लिए आउटपुट क्या है मेरे पास 10 और 8, और शो 1 फंक्शन के लिए मेरे पास क्या आउटपुट आया है, b की वैल्यू थी 11 और c की वैल्यू थी 8, 11 एंड 8, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनका आपको लगता है कि थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज़ होने वाला है, तो उन वेरिएबल्स को हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स बना देते हैं। इसके अलावा जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। देखिए मैंने यहाँ पर c की वैल्यू को इनिशियलाइज़ नहीं किया है। अब अगर मैं इसे करवाती हूँ प्रिंट कहीं पर भी, तो मुझे मिलेगा इसकी रेफरेंस में 0 वैल्यू। वो कहेगा कि भाई c की वैल्यू 0 है, ये देखिए 10 0 11 0। जबकि जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो होती है एक गार्बेज वैल्यू। जैसे मैं a में दिखाती हूँ, a की कोई भी वैल्यू मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, बट a को यहाँ पर प्रिंट करवाया है, तो ये मुझे a की एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट करके देगा। देखिए a की मेरे पास गार्बेज वैल्यू आ गई है।
तो ये डिफरेंस होता है एक लोकल वेरिएबल में एंड एक ग्लोबल वेरिएबल में। तीसरा हमारे पास होता है स्टैटिक वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, और ये इंटरव्यूज़ में भी बहुत पूछा जाता है। जब आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल बनाते हो, जैसे मान लीजिए स्टैटिक वेरिएबल, तो आप एक स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हो, देन उसका टाइप बताते हो स्टैटिक इन लेट सपोज d इज इक्वल्स टू, हमने वैल्यू दी लेट सपोज 80, d इक्वल्स टू d+1। पहले मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको ये पेपर पेन पर बताऊंगी कि हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने शो फंक्शन को ही 2 बार कॉल किया है। अभी शो वन फंक्शन पे काम नहीं कर रहे हैं, केवल शो फंक्शन पे हम लोग काम कर रहे हैं। a और d की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं। तो देखिए क्या होगा, जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो शो फंक्शन पर जाएगा। ये शो फंक्शन पे जाने के बाद उसको मिलेगा a की वैल्यू, सबसे पहले a मिलेगा उसके। तो a की यहाँ पर वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 है, जिसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया गया है +1, तो ये कितनी हो चुकी होगी 10। यहाँ पर गया, अब इसको स्टैटिक वेरिएबल एक मिला है, तो यहाँ पर पहुँचा। b के लिए इसने कितनी वैल्यू है 80 है, उसकी वैल्यू को भी बाय 1 इंक्रीज़ किया गया है, तो कितना हो गया है 81 हो गया है। और हमने a और d की वैल्यू को प्रिंट करवाया, तो हमारे पास कितना 10 और 81 आना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, फिर से गया शो फंक्शन पर, शो फंक्शन को फिर से कॉल किया, तो अब इसको फिर से a की वैल्यू 9 मिली है यहाँ पर, तो फिर से a के लिए नई कॉपी ये क्रिएट करेगा जिसमें वैल्यू 9 है, उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा, 10 हो गई। स्टैटिक यहाँ पे वेरिएबल पे पहुँचा है, तो अब ये b के लिए यहाँ पर नई कॉपी जनरेट नहीं करेगा, वो इसी वैल्यू को उठाएगा 81 को। ये हमारे पास था d, मैं गलत लिख रही थी सॉरी, d की वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास। तो d के लिए नई कॉपी जनरेट नहीं करेगा, जो उसके पास पहली वैल्यू थी 81 थी उसी को ये रेफ़र करेगा। अब d इक्वल्स टू d+1 किया है, तो इसी को ये इंक्रीज़ करेगा। तो हमारे पास फिर से जब a की वैल्यू प्रिंट होगी तो a की वैल्यू हमारे पास 10 प्रिंट होगी और d की वैल्यू हमारे पास क्या प्रिंट होगी 82। इसको चेक करते हैं हम लोग, रन कोड किया हमने 10 81 यानी कि ये वाली वैल्यूज़, एंड उसके बाद फिर से हमने शो फंक्शन को कॉल किया था तो उसके रेफरेंस में 10 82। तो जो हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो थ्रू आउट द प्रोग्राम अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखते हैं। अगर आप उनमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वही वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहती हैं, जबकि जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो जितनी बार आप फंक्शन कॉल करोगे उतनी बार अपने लोकल वेरिएबल्स को वो इनिशलाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारे पास एक्सटर्नल वेरिएबल। सो लास्ट अब हमारे पास आता है एक्सटर्नल वेरिएबल। तो एक्सटर्नल वेरिएबल का बेसिकली यूज़ क्या होता है, 2 यूज़ है हमारे, वो चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कैसे यूज़ होगा उसका। जब आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं ना, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे आपका कर्सर कई बार सेंटर में रह जाता है या कुछ सेलेक्टेड आपने किया और उसके बाद एग्जीक्यूट किया तो वो आपको एरर शो करता है, क्योंकि वो केवल उसी पार्ट को एग्जीक्यूट करता है। तो जस्ट कीप इन माइंड कि आपका जो ये कर्सर है वो सबसे बाहर होना चाहिए, आउटर में होना चाहिए, किसी भी कर्ली ब्रेसेस के बाहर होना चाहिए, किसी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। तो वो बहुत बार आपको एरर शो कर देता है। चलो, तो हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं। एक्सटर्नल वेरिएबल्स के लिए सबसे पहले तो हम लोग एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं, एक्सटर्न कीवर्ड का। तो मैं आपको ग्लोबल वेरिएबल और एक्सटर्नल जो हमारा वेरिएबल है उसके बीच में डिफरेंस क्लियर करके चलती हूँ। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल जैसे कि C है और इसकी वैल्यू मैंने दी है 90। अब मुझे पता है कि इस ग्लोबल वेरिएबल को मैं अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस कर सकती हूँ, करेक्ट। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर भी एक्सेस कर सकती हूँ वॉइड शो फंक्शन में, और चाहें तो हम इसे वॉइड शो वन फंक्शन में भी एक्सेस कर सकते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पर ना एक वेरिएबल यूज़ कर लेती हूँ वैल्यू ऑफ C, तो ये हमें क्लियर होके चलेगा इज इक्वल्स टू, और ऐसे ही इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं यहाँ पर भी। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, रन किया तो देखिए वैल्यू ऑफ C हमारे पास 90 आ गई है। अब मान लीजिए कि इस वाली लाइन को उठा के मैं सबसे लास्ट में रख देती हूँ प्रोग्राम के, Ctrl+S। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास, नहीं आएगी वैल्यू। देखो क्यों नहीं आएगी, ये देखो हमारे पास ये हमें एरर शो कर रहा है, C इज़ अनडिक्लेयर्ड। फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ मैं इसे, तो ये देखिए हमारे पास एरर आ रही है, C इज़ अनडिक्लेयर्ड।
जबकि सी एक ग्लोबल वेरिएबल है, बट हमने इसको सबसे लास्ट में डिक्लेयर किया। जबकि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तो वो सी को ढूंढेगा, सी उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर भी आप सी का यूज़ कर रहे हैं, सी वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर इज सपोज टू बी कि वो जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर या इनिशलाइज होना चाहिए, बट उसको यहाँ पर डेफिनेशन नहीं मिली इसकी, क्योंकि वो सबसे लास्ट में हमने सी को रखा है। ये जो हमारा सी प्रोग्राम है या जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो टॉप टू डाउन अप्रोच यूज़ करती है। वो ये एक्सपेक्ट करती है कि अगर आप किसी फंक्शन में कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो उसको डिक्लेयर या इनिशलाइज किया गया हो उस फंक्शन के ऊपर। तो जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो हमेशा प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर या इनिशलाइज किए जाते हैं। बट अगर हमने मान लो इसको नहीं किया, यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसको प्रोग्राम के सबसे एंड में इनिशलाइज करना, मे बी ड्यू टू सम रीजन, तो उस केस में अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि एक्सटर्न एंड सी। तो एक्सटर्नल जो वेरिएबल्स हैं, अगर हम एक्सटर्न कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो वो सी की डेफिनेशन को कहाँ कहाँ ढूंढेगा, एक तो इस पूरे प्रोग्राम में ढूंढेगा कहीं पर भी लिखी गई हो, और दूसरा अगर आपने कोई दूसरी फाइल यहाँ पर इंक्लूड की है तो वहाँ पर भी इसको सर्च करता है। तो अभी देखो मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ कि प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। तो प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि अब हमने इस ग्लोबल वेरिएबल के लिए यहाँ पर बताया है कि भाई जो सी है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही मिलेगा या फिर इस प्रोग्राम की लोकल वेरिएबल में, इस फंक्शन की लोकल वेरिएबल की तरह मिलेगा। वो कहीं भी आपको मिल सकता है, वो इस प्रोग्राम के एंड में भी हो सकता है या प्रोग्राम में कहीं भी हो सकता है, या फिर अगर आपने कोई फाइल यहाँ पर इंक्लूड की है तो वो उसमें भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि लेट सपोज ये जो वेरिएबल सी है वो इस फाइल में डिक्लेयर नहीं किया गया है, किसी दूसरी फाइल में हमने यूज़ किया है और हम चाहते हैं कि वही सेम वैल्यू उठकर हमारे पास इस फाइल में आ जाए। मे बी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं, और एक फाइल किसी दूसरे स्टूडेंट के पास है, वो उस पर काम कर रहा है, और आप किसी दूसरी फाइल पे, जैसे आप addition.c पर काम कर रहे हैं और hello world c पर कोई दूसरा जो स्टूडेंट है, आपका फ्रेंड है, वो काम कर रहा है। तो आप चाहते हैं कि hello world.c में जो उसने वैल्यू ली है c वेरिएबल की वही यूज़ हो जाए मेरे वाले प्रोग्राम में भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए hello world.c हमारे पास प्रोग्राम था, यहाँ पर हम लोग c को डिक्लेयर करेंगे। लेट सपोज मैंने लिया वैल्यू 30, एंड यहाँ पर जो ये वेरिएबल है वो होना चाहिए एक ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पर मेन फंक्शन का हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली कोई भी फंक्शन ले लो, इंट शो 2 के नाम से एक फंक्शन है मान लो, और कंट्रोल एस किया हमने। और अब हम क्या करेंगे, इस addition.c में हम लोग क्या चाहते हैं, hello world.c के वेरिएबल को एक्सेस करना। तो यहाँ पर हमें इसे इंक्लूड करवाना होगा, हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड और hello world.c ऐसे करके लिखेंगे। अब ये क्या हुआ है, hello world.c एंड addition.c जो है लिंक हो चुके हैं। अब आप addition.c में hello world.c के जो वेरिएबल्स हैं, जो फंक्शंस हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करेंगे अब हम लोग, सबसे पहले तो ये हटा देती हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे एक्सटर्न और वेरिएबल का नाम क्या था, c। तो अब वो क्या करेगा, c की जो डेफिनेशन है वो उसे हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो अब इसी फाइल में हो, मे बी कि वो दूसरी फाइल में भी हो सकती है। दूसरी फाइल कौन सी जो हमने यहाँ पर इंक्लूड की है, दैट इज़ hello world.c। hello world.c में हमने c की वैल्यू 30 दी है, तो अब यहाँ पर c की जो वैल्यू है वो कितनी प्रिंट होनी चाहिए, 30 प्रिंट होनी चाहिए। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो ये देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ c इज इक्वल्स टू 30 एंड वैल्यू ऑफ c इज इक्वल्स टू 30। तो ये होता है हमारे पास एक्सटर्नल वेरिएबल्स, कि आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी भी वेरिएबल की डेफिनेशन उसी फाइल में देनी पड़े, आप उसकी डेफिनेशन या फिर उसकी जो वैल्यू है, इनिशियलाइज्ड वैल्यू है, वो आप जाके किसी दूसरे सोर्स फाइल से या फिर दूसरे सी फाइल से भी उठा सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है एक्सटर्नल वेरिएबल। बस आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है कि ये जो सी वेरिएबल है वो दूसरी फाइल में ग्लोबल वेरिएबल होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मैं इसको बना देती हूँ यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल, अब देखते हैं कि क्या हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट में एरर्स आ गई हैं यहाँ पर कि अनडिफाइंड रेफरेंस टू सी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सी जो है यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल होना चाहिए। इसकी सॉरी मैंने इसका टाइप नहीं दिया हुआ है, ये गड़बड़ा रही है। इंट सी रन कोड किया, अभी देखिए हमारे पास आउटपुट में आ गया वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल्स टू 30 एंड वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल्स टू 30। 2 बार क्यों आया है, क्योंकि हमने शो फंक्शन को 2 बार कॉल किया हुआ था। तो ये जो आप सी वेरिएबल, एक एक्सटर्नल वेरिएबल सी का यूज़ कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आप यहाँ पर एज अ ग्लोबल वेरिएबल भी यूज़ करें, आप उसको लोकल वेरिएबल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बट जिस फाइल से इस सी की वैल्यू आ रही है वहाँ पर सी वेरिएबल एक ग्लोबल वेरिएबल होना चाहिए।
तो एक्सटर्न कीवर्ड आपको ये दो चीज़ें बताता है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सटर्नल कीवर्ड जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये 4 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं, वहाँ पर भी इनका कुछ कुछ यूज़ होगा, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, तभी आपको वो क्लियर होंगे। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा।